नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। स्वागत करते हैं गौरव जी का, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गौरव जी, काकरोच, बहुत सारी बातें हो रही हैं, हमने भी खूब बातें की हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे कुछ बड़ी बात करेंगे। और बड़ी बात करने से पहले प्रधानमंत्री के इंस्टा पर परसों रात मध्य रात्रि को 12 बजे के आसपास लाइव आना और उसके बाद थैंक्स गिविंग वीडियो, यानी बीती रात को 41 सेकंड का, मैं वो दोनों वीडियो दिखाऊं। अब उसकी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रही है, ये वीडियो सबने देखा है। जिसमें कुछ चीजें हैं, मैं शुरुआत के 1-2 सेकंड लूंगा। जरा दर्शक इस वीडियो की शुरुआत सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि ये पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। इसके आगे 2 मिनट 41-42 सेकंड का ये वीडियो है, थैंक्स गिविंग वीडियो। जरा इसको भी सुन लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। थैंक यू फ्रेंड्स। आप काकरोच नाम का मूवमेंट सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम से शुरू करते हो या अलग अलग हैंडल से शुरू करते हो। आप दावा करते हो कि इतने मिलियन हमारे सब्सक्राइबर और दुनिया भर के व्यूअर्स हो गए, हमारा इतना समर्थन है, और आप जंतर मंतर पर उतर जाते हो और चैलेंज किसको देते हो? नरेंद्र मोदी की सत्ता नीचे आ जाए। अब तुम यहां तक आ चुके हो, अब तुम्हें प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब तुम्हें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। तुम्हें व्यवस्था नहीं बदलनी है, सिस्टम नहीं बदलना है, तुम्हें सरकार बदलनी। ये तुमने अपने डोमेन पर किया और जनता के बीच उतरे तो तुम मुट्ठी भर हो और गिरोहूं, और वहां पर कौन से मानसिकता के लोग हैं इसका पता लग गया। वो आदमी तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे उतरता है, यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उतरता है, और उतरने के साथ ही वह विश्व रिकॉर्ड बनाता है तुम्हारे ही प्लेटफॉर्म पे। 23 जुलाई के उस वीडियो को 24 घंटे के अंदर 30 करोड़ 30 लाख व्यूज मिलते हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर 10 लाख यानी 1 मिलियन अपने फॉलोअर्स इंस्टा पे बढ़ जाते हैं। यानी वह व्यक्ति तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर आके, तुम्हारी शैली में आके, जहां से तुम जन क्रांति की बात कर रहे हो, छात्र क्रांति की बात कर रहे हो, वहां तुमको ये दिखाता है कि ये है उसकी ताकत। और 30 करोड़ 30 लाख अगर इंस्टा पर केवल जैन जी हैं तो वो उस व्यक्ति के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। दूसरी तरफ ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को तुम उसके डोमेन यानी राजनीति और चुनाव में जाकर उसको सबक सिखाना चाहते हो। प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया कि इस देश का जंजी कहां है। उसके अलावा जो जंतर मंतर पर जिसे तुम जेनजी कह रहे हो वो कौन है? बात अब यहां आ रही है, क्या अब समाज को इस सुधार को आगे उठाना होगा? मैं सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं कह रहा। गौरव जी कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? वो तुम्हारी डोमेन में उतर के तुम्हें तुम्हारी बिसात बता गया और तुम चले हो उस व्यक्ति को जिसको तीसरी बार करोड़ों मतदाताओं ने बैठाया है, जो काम कर रहा है, उसको सबक सिखाने। जी अवनीश भाई, आपने जो बात शुरू करी वो आपने बात शुरू करी फल की, लेकिन अगर इस मुद्दे को समझना है तो इसकी जड़ समझनी होगी, इसका वृक्ष समझना होगा, इसके फूल समझने होंगे, फिर फल पे बात आती है। तो थोड़ा वक्त मैं ज़्यादा लूँगा, लेकिन मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, जेन जी, जिन्होंने 2014 से पहले शायद या 2017 से पहले का भारत समझा ही नहीं है। ये वो हमारे आपके बच्चे भी जेनजी में आते हैं, लेकिन ये वो बच्चों का ग्रुप है जिसको जो ज़ोमैटो में पैदा हुआ है 15 मिनट खाने में, कोई कॉमर्स में बिलीव करता है, हर चीज़ फ़ोन पे आ जाती है, 2 मिनट नूडल है, इनको ये नहीं पता बिरयानी बनती कैसे है।
मुद्दा अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये है कि पंचायत लगी है जुगनुओं की और मुद्दा ये है कि सूरज को कैसे हटाया जाए। सारी पॉलिटिक्स यहां पर है। नीट का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप लिख के रख लो। अवनीश भाई, आप और हम जब स्कूल में थे तो ठीक है, आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई करा है, डिग्री करी है, काम भी करा है। लेकिन आपको याद होगा हम लोगों के वक्त में, स्कूल और कॉलेज के वक्त में, बीए, बीकॉम, बीएससी, यही मूल रूप से डिग्री होती थी। एक बाजार में स्टेशनरी की दुकान पे, किताबों की दुकान पे कुछ मिलता था एग्जाम से पहले, जिसको हम कहते थे गेस पेपर। और आज के बच्चे ये शायद ना जाने, हम लोग की उम्र के जो लोग हैं वो जानते हैं। उसको हम लोग यूपी में, मुझे नहीं पता भारत में और क्या नाम से बुलाते थे, हमारे यहाँ बोला जाता था कुंजी। कुंजी मैं कहना ही वाला था। शायद वो 5 या 10 रुपए की आती थी पर सब्जेक्ट की। और अगर आपने कुंजी की घुट्टी पी ली, 10-20 पन्ने की होती थी, अगर आपने उसको कुंजी की घुट्टी पी ली तो आपको एग्जाम में कोई हरा ही नहीं सकता था। क्या थी वो कुंजी? वो भी एक पेपर लीक था, क्योंकि तब, और ये नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पे बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे बरेली में बरेली कॉलेज होता था, इलाहाबाद कॉलेज है, ये सारे। तो जो हमारे प्रोफेसर्स होते थे उनको इतना ऑफर तो मिलता नहीं था उस समय, कोचिंग सेंटर तो होते नहीं थे, कोचिंग का कल्चर शुरू नहीं होता। आप और हम भी अगर इंजीनियरिंग करी है तो हमने घर पे तैयारी करी है ना, हम कभी कोचिंग में तो गए नहीं। तो वो प्रोफेसर्स क्वेश्चन बैंक बनाते थे और वो कुंजी के फॉर्म में पब्लिश होता था, उसमें प्रोफेसर्स का भी हिस्सा होता था सब। पहला पेपर लीक भारत में वहां हुआ। वो कुंजी कौन खरीदता था? वो कुंजी वो नहीं खरीदता था जो पढ़ने वाला बच्चा है। ये कुंजी वो माता पिता खरीदते थे जिनको अपने बच्चे को पास करवाना है। आई बात समझ में आपके? इसके बाद जब हम लोग 12th में थे, शायद 11th-12th में थे, तब कोचिंग कल्चर शुरू हुआ था। आ गया। ठीक है ना, ये बात मैं कर रहा हूँ 1986, 87, 88, 89। यूपी में कृष्णा कोचिंग कानपुर से शुरुआत हुई थी, फिर ब्रांचेस आ गए थे। पहला ब्रांड कृष्णा कोचिंग। पहला ब्रांड, ठीक है ना। तो कोचिंग सेंटर आया भाई, 50 बच्चे होते थे, कॉलेज का प्रोफेसर को हायर किया जाता था। वो क्योंकि हमारे टाइम में अगर हम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी जब, तो हमारी समझ में नहीं आती थी। तो बरेली कॉलेज में एक प्रोफेसर होते थे, अब तो स्वर्गीय हैं, बहुत विद्वान प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हीरालाल। उन्होंने मैथमेटिकली हमें केमिस्ट्री समझाई और आज तक हम नहीं भूले। आज भी हम जब एथेनॉल पे भी बात करते हैं तो उन्हीं की केमिस्ट्री हमारे सामने घूमनी शुरू हो जाती है। ये लोग कोचिंग सेंटर आए, उन्होंने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और वाकई में बच्चों को पढ़ाया। बच्चों ने पीएमटी दिया, मेडिकल दिया, इंजीनियरिंग दी, आईएएस दिया, और जो यूपीएससी के हैं एग्जाम्स, वो सारे दिए। धीरे धीरे ये बड़ा होके धंधा बनता गया। अब आपने आज भी नीट के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आप आज भी आईआईटी के बहुत सारे वीडियो देखते हो। आपको गांव में बच्चे मिलेंगे जो कभी कोचिंग सेंटर का दरवाजा नहीं देखा, उन्होंने क्रैक करा है और ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं। मेरा कहने का मूल अर्थ ये है कि हमारे देश में, और देखिए हर बात सरकार की नहीं होती है, कुछ अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। हमारे देश में एक व्यवस्था है परिवारों में कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर बनेगा, उससे एक कदम ऊपर बनेगा, आईएएस का आईएएस बनेगा। ये जो थोपा जाता है, अब अगर किसी बच्चे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है ही नहीं और आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, नहीं मेरे को तो तेरे को डॉक्टर ही बनाना है, तब आप क्या करोगे? आप वही लीक पेपर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में खरीदोगे। आपको क्या करना है भाई? मेरी एक्स कोई दोस्त है या मेरा एक्स रिश्तेदार है, उसका बच्चा डॉक्टर है,
तेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। आप पानी की तरह पैसा बहाओगे और पेपर लीक होगा तो बेचने वाले तो बेचेंगे। भाई एट द एंड ऑफ द डे जो पेपर लिख रहा है, जो बना रहा है, जो चेक कर रहा है, जो सारी चीजें कर रहा है, वो भी इंसान ही है ना। और ईमानदार होना बोलने में जितना आसान है, होने में उतना ही मुश्किल है। ईमानदार होने के लिए सबसे पहले इंसान को सेल्फलेस होना पड़ता है कि मेरा कुछ नहीं है, ना मेरे को खुशी से कोई फर्क पड़ता है, ना गम से कोई फर्क पड़ता है, मैं अपना कार्य करता हूँ। ठीक है ना। कर्तव्य मार्ग पे चल के अधिकारों की प्राप्ति होती है। तो ये शुरुआत नीट से हुई थी, लेकिन नीट मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि जब ये जेंजी बोलना भी गलत है, क्योंकि इन बच्चों को हम क्यों बदनाम कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये जेंजी जो है, समझदार जेंजी है, ये क्लासरूम में है, ये घर में पढ़ाई में लगा हुआ है, इसको अगला एग्जाम क्रैक करना है, रैंक लेनी है, अच्छा कॉलेज लेना है, काउंसलिंग में जाना है। लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए इवेंट्स की, तो जब 3 मई को पेपर लीक का पता चला तो सरकार ने ये नहीं कहा अच्छा लीक होने दो, अगले साल फिक्स करेंगे। यानी जिन लोगों ने पैसे दे के क्वेश्चन पेपर लिए थे या क्वेश्चन समझे थे, उनको इजी रूट नहीं दिया, सरकार ने वहीं कैंसिल करा। सीबीआई करी, एसआईटी बनाई, 13 लोगों को जेल में डाल दिया, रीटेस्ट करा, री एग्जाम हुआ, और उसके बाद रिजल्ट भी आया और बच्चे काउंसलिंग में लगे। री एग्जाम के बाद तुम आ रहे हो। कई बार क्या होता है, कई बार बोला जाता है ना कि मतलब हम किसी चीज पे तब बोलते हैं जब उस चीज का सोल्यूशन ऑलरेडी निकल आया है। Sometimes the loudest protests begin after the problem has already been solved. तो ये जो लाउडेस्ट प्रोटेस्ट है, ये तब शुरू हुआ जब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और उसके बाद अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ये प्रोटेस्ट नीट का नहीं है, ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है। अब अगर आप देखिए, सारी क्रोनोलॉजी उठा के देखिए, ये जितने भी कॉकरोच तिलचट्टे हैं, कोई अमेरिका से आया है, कोई कहीं से आया है, इन्होंने जिंदगी में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं क्या? यहां पर मैं अब सवाल एक और उठता है कि भाई लीक हुआ, सब कुछ हुआ, नरेंद्र मोदी जी को इतने दिन बाद क्यों याद आई वीडियो बनाने की? जब लीक हुआ तो पहली प्रायोरिटी भाषण देने की नहीं थी, पहली प्रायोरिटी थी उसको अब भी सही करो, क्योंकि बहुत बच्चों का जीवन उस पर टिका हुआ है, बच्चों का साल बर्बाद ना हो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लफंगे हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो सारे जो वाहियात भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो वाहियात भाषा इस्तेमाल होती है, वो बच्चे कुछ क्रैक नहीं कर सकते, लिख के रख लीजिए। हम आप दोनों एज ए दोस्त भी अगर बैठेंगे अवनीश भाई, अपने 4-5 दोस्तों में, कॉलेज के दोस्तों में भी, तो उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जो ये बच्चे और बच्चियां ये भाषा का प्रयोग कैमरे पे कर रही हैं। हम तो बंद दरवाजे के अंदर नहीं करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी थी नीट को रेगुलराइज करना, एग्जाम कराना, ताकि बच्चों का साल ना करे। अब सवाल ये हुआ, उसके बाद मोदी जी क्यों नहीं बोले? भगवान श्री कृष्ण अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक लम्हे में महाभारत युद्ध खत्म हो सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन युद्ध चलने दिया। सुपर पावर यूज नहीं करी। दूसरी बात जो सीखने वाली है, भगवान श्री कृष्ण जानते थे अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर तो घुसना आता है, निकलना नहीं आता। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु का वध होगा, वो अर्जुन को इतना दूर ले गए कि मदद करने के लिए नहीं आ सकता था। अब आप मेरे को और आपके दर्शक मेरे को एक चीज बताइए
कि अगर अभिमन्यु का वध ना होता तो महाभारत कौन जीतता। तो आपने 20 दिन 25 दिन जाने दिए। ऐसा नहीं है सरकार आंख बंद करके बैठी थी, एक एक चीज खबर रखी जा रही थी, एक एक इंस्टाग्राम का हैंडल इन्वेस्टिगेट करा जा रहा था। सारे मतलब हाँ 85 NTRO का नाम सुना है किसी ने? एक नहीं उसका सुना। रणवीर, नहीं मैंने नहीं सुना। गूगल कर लीजिएगा। ओके, आपको क्या लगता है बता दो। इंटेलिजेंस एजेंसी मूर्ख है? एक एक व्यक्ति पे नजर रखी गई थी, लेकिन उनको वो सब करने दिया जो वो करना चाहते थे, ताकि लोगों को पता चले समाज में गंदगी कहाँ है। नीट का प्रोटेस्ट शुरू हुआ जंतर मंतर पे। आप अमेरिका से आते हैं ये सोच के कि धमाल होगा, 100 लोग होंगे, 200 लोग, 1000 20,000 लोग खड़े होंगे, सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे, धावा बोलेंगे, परमिशन लेंगे, और जनता मंतर पे परमिशन की जरूरत नहीं है। आपके बम को वहीं फुस कर दिया नरेंद्र मोदी ने, जब पुलिस आपके पहुंचने से पहले परमिशन लेके खड़ी थी, भैया जाइए प्रदर्शन कीजिए। उसके बाद आप जंतर मंतर पे गए, आपको एक दिन की परमिशन थी, लेकिन आपको 20 दिन किसी ने नहीं टोका। जंतर मंतर पे 100 लोग दिखाते थे। आप पुराने वीडियो उठा के देखिए, स्टेज के सामने कितने लोग हैं किसी वीडियो में नहीं है, ये तेलचट्टे पार्टी थे ही वालों नहीं, में। लोग थे ही नहीं, वीडियो पे दिखे। क्योंकि अगर 100 लोग थे तो 90 यूट्यूबर थे। अब वो यूट्यूबर भी अपनी दुकान चलाने के लिए तो जाते ही हैं, क्योंकि लाइक और व्यू का जमाना है। पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, कोई काम और कर नहीं सकते, सबसे आसान काम है फोन उठाओ, ट्रिपॉइड उठाओ और पहुंच जाओ। तब आप सोनम वांगचुक को लेके आए। सोनम वांगचुक का पढ़ाई से कभी कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो अब आमिर खान और हिरानी ने खुद ही बोल दिया है स्टेज पे कि जब हमने फिल्म बनाई थी हमें पता ही नहीं था सोनम वांगचुक कौन है। ना सोनम वांगचुक के हाथ में पेटेंट है कोई, ना वो कोई साइंटिस्ट है। ठीक है वो इंजीनियरिंग करी है, लेकिन उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे। और जो एक लोग बात करते हैं कि आइस स्तूपा उन्होंने बनाया जिसपे लद्दाख में पानी के लिए, वो उन्होंने नहीं बनाया। एक लद्दाख के दूसरे इंजीनियर हैं साइलेंटली, जिन्होंने 28,000 एकड़ को हरा कर दिया, उनका काम था। इन्होंने केवल उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी और अपना बना लिया। तो आप हड़ताल पे गए, अब वो भूख हड़ताल पे गए, आपको किसी ने घास नहीं डाली। 17 जुलाई को यूएस एम्बेसी भारत ने एक एडवाइजरी जारी करी। सारे मैंने वो एडवाइजरी पढ़ी, मैंने अपने चैनल पे लिखा, मेरे चैनल से बहुत लोग उठाते हैं, मीडिया भी उठाता है। सब ने वो डिस्कशन शुरू कर दिया कि इस एडवाइजरी में पिन पॉइंट लोकेशन कैसे हैं। लेकिन ठीक है भाई, यूएस की एम्बेसी भारत में है, हम भी जानते हैं एम्बेसी के अंदर इंटेलिजेंस के लोग होते हैं उस देश के, घूम फिर के उन्होंने पता कर लिया। प्रॉब्लम वो एडवाइजरी में एक शब्द था जो कोई कैच नहीं कर पाया। उसमें लिखा था मोटरसाइकिल। आपने भी भारत अच्छी तरह से देखा, ये जो एडवाइजरी आपने देखा, चेन ऑफ, मैं कह रहा हूं ये चेन ऑफ क्रोनोलॉजी भी बनाई जा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अगर मेरे जैसा बंदा अगर कहीं इंटेलिजेंस में बैठा हो तो मैं इससे अच्छी बना दूंगा, राइट। जो एजेंडा है वो अच्छा बना दूंगा। लेकिन जो मोटरसाइकिल वर्ड है ना, वो क्रिटिकल था। तो एक दिन रात को जब मैं लेटा था, तो मेरे दिमाग में वो एडवाइजरी घूम रही थी। मैं उठा, लैपटॉप खोला, यूएस एम्बेसी की साइट पे गया, मैंने कहा एडवाइजरी फिर से पढ़नी है मुझे। मैंने फिर से पढ़ा और मैं वहीं फंस गया जहां शब्द मोटरसाइकिल का था। 18 जुलाई को आपने क्या देखा? पंजाब के किसान मोटरसाइकिल पे दिल्ली की तरफ। यस जी। तो
आपने भी गांव देखा है, मैंने भी गांव देखा है, हमारे देश के असंख्य लोगों ने गांव देखा है। हमने फार्मर प्रोटेस्ट देखा था आज से कुछ साल पहले। क्या फार्मर प्रोटेस्ट में पंजाब से कोई फार्मर मोटरसाइकिल पे आया था? नहीं। ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर की ट्रॉलियां थे, छोटे वाले ट्रक थे, बड़े बड़े उनकी मशीनरी थी, वो सारे उन चीजों में आए थे। मोटरसाइकिल पे नहीं आया था झुंड। तो ये मोटरसाइकिल शब्द क्यों यूज हुआ? ये एडवाइजरी नहीं थी, ये डायरेक्शन था करना कैसे है। अब मोटरसाइकिल क्यों? बैरिकेड को पार ट्रैक्टर से तो आप कर नहीं सकते, ट्रॉलियों से तो आप कर नहीं सकते, लेकिन मोटरसाइकिल को तो लेफ्ट राइट घुसा सकते हैं ना, कच्चे कोई में छोटी, घुसा के। हाँ, कोई छोटी गली ले सकते हैं, मेन सड़क छोड़ देंगे आप। हर जगह तो पुलिस का होना संभव है नहीं, हर जगह कभी बैरिकेडिंग करना संभव है नहीं। तो अब ये बात साबित हो गई कि इस सारे चीज के पीछे अमेरिकन डीप स्टेट, जिसको लीड करता है CIA, वो इसके पीछे है। भारत में ये काम 3 पार्टियां कर रही थी, 2 पार्टियां और एक गैंग, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये तिलचट्टा। मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बताया था, तिलचट्टा पार्टी रजिस्टर कब हुई थी? सोनिया गांधी जी के गंगाराम जाने के बाद। ठीक है ना, ये क्रोनोलॉजी आप ही के किसी वीडियो में मैंने समझाई थी पूरी, अभी मेरे को हाँ, मेरे बिल्कुल सामने बिल्कुल। लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये पूरी नहीं, आपको समझाई मैंने। तो यहां पर वही बात साबित हो जाती है कि पंचायत लगी है जुगनुओं की कि सूरज को कैसे हटाया जाए। अब सवाल यह, सूरज को क्यों हटाना है? अब इसके बहुत सारे हैं। पूरे देखिए, ये केवल सिंगल डायरेक्शन प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में हैं और बहुत मकसद हैं इसके पीछे। तो जब ये 20 दिन का प्रोटेस्ट हुआ तो सारी पार्टियां आई, तो आपने कुछ ना करके लोगों को ये दिखा दिया, समझा दिया कि इसमें एंटी नेशनल पार्टियां जो हैं, चाहे वो चाइना के हाथ पे काम कर रही हो, खालिस्तानियों के हाथ पे काम कर रही हो, और खालिस्तानी का भी वीडियो आ गया, टेररिस्ट का, ये सारे आने के बाद अब मेरे को बताओ यहाँ जेंजी है कहाँ? कहीं नहीं है सब। ये तो फंडा पूरे देश का क्लियर है, इसीलिए देश का जेनजी भी नहीं है, समाज भी नहीं है, वो मुट्ठी भर वही चेहरे हैं जो अवार्ड वापसी से लेके शाहीन बाग से लेके किसान, किसान से जेएनयू, घूम फिर के वही डफली वही राग। अब आप दूसरी बात समझो। अब मैं क्रोनोलॉजी मतलब अब मैं पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं कि ये गेम कैसे। अगर हम नीट लेके चलते हैं, एक एस्पिरेशनल कोर्स है मेडिकल का, भारत का है, मेरे ख्याल से हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर तो बने। ठीक है, कोई बुराई भी नहीं है, सपना होना एक चीज बात है, थोपना बुराई है। लेकिन तो अगर नीट का पेपर लीक होता है तो बच्चों में और बच्चों के माता पिता में गुस्सा तो आना लाजमी है कि जिस बच्चे ने मेहनत करी वो तो हो नहीं पा रहा है, और जो बच्चा 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ में पेपर ले रहा है वो आगे बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो, आज से 3 साल 4 साल पहले मैंने नीट पे बहुत सारे लेख लिखे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमने एक और वीडियो मैंने भी किया था लिखा इस था पर। नीट को हथियार बनाया जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएं, जिसका लिंक नीचे मेरे नाम के नीचे है, और आप सर्च में जाके नीट टाइप करेंगे तो आपको कम से कम 50-60 आर्टिकल मिल जाएंगे जहां मैंने साफ लिखा है कि नीट को हथियार बनाया जाएगा। क्योंकि आज की बात नहीं है, रोहित वेमुला से, अगर लोगों को याद हो, जेनजी को नहीं पता रोहित वेमुला क्या होगा, 2016-17 का है। रोहित वेमुला से लेके आज तक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, डीप स्टेट और चाइना की हमेशा ये कोशिश रही, और इसमें ISI तो है ही, हमेशा कोशिश रही है कि भारत में
भारत में एनार्की हो। और ये एक्सपेरिमेंट पहली बार नहीं हुआ था। हुस्न मुबारक को हटाने के लिए इजिप्ट अपराइजिंग हुआ था, वहां पहली शुरुआत हुई थी। इंजीनियर किसने करा था? सीआईए ने करा था। अरब स्प्रिंग। ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तो बच्चे वाले काम है। हम बता रहे हैं रूट्स कहां पर है। तो अगर आप नीट का पेपर लीक करते हैं या लीक होता है, तो इसके पीछे आप जनता को प्रवोक करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर जब नीट लागू हुआ था, पहले तो वो पीएमटी वगैरह होते थे, जब नीट लागू हुआ था वो नरेंद्र मोदी सरकार में ही नीट आया। नीट का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? ध्यान है आपको? नीट का सबसे पहला और सबसे प्रचंड विरोध करा था तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने, फॉलोड बाय कर्नाटक एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र। कारण क्या है कि वहां के सारे नेता मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। अब जहां आपका रेवेन्यू स्ट्रीम 50 लाख एक सीट का रेट है, तो वहां सेंट्रल का नीट एग्जाम तो वो अलाउ नहीं करना चाहते थे ना, क्योंकि उनकी दुकान बंद हुई। खोल के देख लीजिए गूगल पे सबसे ज्यादा होगा। नीट का सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ? आज वो नीट में गरीब बच्चा भी एक अच्छे कॉलेज में जा रहा है, जो मेहनत करके रैंक लेके आया है, जिसके बाद 50 लाख तो छोड़ दिए, 50,000 भी नहीं है। तो आपने जो मेडिकल एजुकेशन माफिया है, आपने उसको मारा था। फिर रिसेंटली कुछ महीने पहले आपने वो कोचिंग वाला शुरू हुआ था। अब पेपर लीक कैसे होता है? पेपर लीक ऐसे नहीं होता कि अवनीश भाई ने पेपर लीक करा बिकॉज आप सेट कर रहे हैं, गौरव प्रधान को लाके बेच दिया, गौरव प्रधान ने अपने दोस्तों से के बच्चों से पैसे लिए और पेपर, ऐसे नहीं होता। अवनीश भाई ने रेट फिक्स करा, भाई मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा 1 करोड़। मैं एक बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान चलाता हूं, मैंने कहा अवनीश भाई 1.5 करोड़ 15 क्वेश्चन कर दो। अब मैंने आके अपने कोचिंग सेंटर में ये नहीं बोला कि मेरे पास पेपर आ चुका है। मैंने क्या करा, जो मेरे परफॉर्मर जिनको मुझे लगता था ऊपर से 100 या 200 बच्चे जो क्रैक कर सकते हैं, मैंने वो क्वेश्चन कैमोफ्लेज करे और क्वेश्चंस में, और एक कुंजी बना ली। मैंने इसीलिए कुंजी समझाया था, मैंने वो कुंजी बना ली। अब मैंने लगातार रोज दबा दब बच्चों को वो कुंजी लगभग रटा दी। बच्चों ने एग्जाम दिया, क्वेश्चन वही आए। किसी को ये तो नहीं पता कि लीक हुए हैं, पर वो लीक के क्वेश्चन उसमें घुसे हुए थे, तो आपने अच्छे से आंसर दिए उसके। और उसके बाद फिर मैंने दिखाया, देखो मेरे कोचिंग सेंटर से 150 बच्चा नीट में गया है। अब 150 बच्चा नीट में गया है तो 1,500 बच्चा इनरोलमेंट होगा अगले साल। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, आजकल दोनों मोड चलते हैं कोचिंग सेंटर के। तो ऑनलाइन 15,000 बच्चा हो गया, ऑफलाइन 1,500 बच्चा हो गया। अब आप पैसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपने 1 करोड़ खर्च करके कितने करोड़ बना लिए। राइट सर। ये हो गया नीट। अब ये प्रोटेस्ट का मूल मुद्दा क्या था? धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों हटाओ? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने बिना शोर मचाए एक व्यवस्था की नींव हिला दी है। वो व्यवस्था क्या थी जो 70-75 सालों से चल रही थी? अकबर महान है। 9वीं से लेके 10वीं 12वीं तक के बच्चों की इतिहास में जो अब तक मुगल इतिहास पढ़ते थे, अब भारत के वीरों का इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत के वीर राजाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं।
तो आपने जो एक व्यवस्था बनाई हुई थी लाल सलाम की, ये व्यवस्था लाल सलाम भाई, जब 70s में इंदिरा गांधी की मेजोरिटी नहीं मिली थी और उन्होंने सपोर्ट लिया था लेफ्ट पार्टी का, तो लेफ्ट पार्टी ने मंत्रालय नहीं मांगा था, उन्होंने शिक्षा बोर्ड मांगे थे, उन्होंने सेंसर बोर्ड मांगे थे, उन्होंने फिल्म बोर्ड मांगे थे, उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी यस, वहां अध्यक्षता से मांगी, ताकि वहां से वो कल्चरल चेंज लाएं। हम्म, तो धर्मेंद्र प्रधान ने वो हिला दिया। फिर 3 लैंग्वेज सिस्टम, 1-2 लोकल भारतीय भाषा होनी चाहिए, यानी मैं हिंदी और तमिल ले लूं या हिंदी और कन्नड़ ले लूं, संस्कृत ले लूं और हिंदी ले लूं, और एक विदेश भाषा। इसके अलावा 7-8 और जो क्या कहना चाहिए बुनियादी बदलाव आए शिक्षा व्यवस्था में, जैसे एनपी क्या होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है ना। अब आप स्किल्स पे जोर दे रहे हैं, तो जब आप स्किल पे जोड़ देंगे तो आप लाल सलाम का इतिहास तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, व्यवस्था चेंज करी, ये ना कांग्रेस को सही लगी, ना लेफ्ट को सही लगी, क्योंकि जब आप इमरजेंसी पढ़ाएंगे, जो कानून की किताब लेके घूमते हैं, जब उनके असलियत पढ़ाई जाएगी तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। निश्चित। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दो, जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने नीट एग्जाम फिर से करा के और सारी व्यवस्था सही कर दी, बिल्कुल। लेकिन गौरव जी, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़ गए। हाँ जी बोलिए। एक छोटा सा पॉइंट, आपने चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया जिसमें कई सारे चेंजेस आए, अब स्किल पर एक और बहुत बड़ी चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, कोई बच्चा दूसरा, अचानक उसको एक बड़ी क्लास में जाने के बाद लगा नहीं यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो पहले बर्बाद हो जाता था मामला। अब क्या है, आप कंटिन्यू करके अपने जो इंटरेस्ट वाली चीजें जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं, आप वहां चले जा सकते हैं। तमाम तरह की लिटरल एंट्रीज की व्यवस्था इसमें है। हाँ, ये मानवीय पहलू है, बहुत प्रैक्टिकल पहलू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि अगर अवनीश भाई आपको याद हो, हम लोगों के टाइम में भी स्कूल में कुछ बच्चे बायोलॉजी ले लेते, हाँ, फिर वो रगड़ते थे बायोलॉजी में झेलती नहीं 12वीं थी। तक, मन हो ना हो, होता क्या था, रैंक गिर गई, नंबर गिर गए, सब गिर गए। तो ये नीट के पीछे पड़ गए, तो ये धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़े। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं प्रधानमंत्री पे, मैं एक आपको लाइव डेमो देना चाहता हूं अपने जीवन का। हम जब स्कूल में थे, तो मैं तो खैर बैक बेंचर वाला इंसान हूं, पीछे ही बैठता था, क्योंकि खुराफात अपनी नसों में भरी हुई थी, इंजीनियर होते ही वैसे हैं। हमारी फ्रंट रो पे हमारे एक मित्र बैठते थे, बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। 8th में वो आए थे, 8th में टॉपर, 9th में टॉपर, 11th में टॉपर, 12th में टॉपर। मतलब हम लोग के टाइम पे तो फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शंस होती थी, उनकी 5 में से 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आती थी, एक सब्जेक्ट में नहीं, 5। हम में तो एक में आ जाए तो पूरे मोहल्ले को उठा लेते थे, वो 5 में लाते थे। उनके पिताजी फिजिक्स के टीचर थे, स्कूल के बोर्ड पे उनका नाम लिखा हुआ था, 10वीं के भी और 12वीं के भी। सीबीएसई के रैंक होल्डर थे ऑल इंडिया, 10 से नीचे। आईआईटी क्रैक करा उन्होंने, आईआईटी जेई में उनकी रैंक आई 5। अब 5 रैंक तो मतलब बच्चा बहुत अच्छा है। आईआईटी कानपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग करी, मुझे नहीं पता क्या डिसिप्लिन था, शायद उस टाइम कंप्यूटर साइंस नया नया था, कंप्यूटर साइंस में करी थी। डिग्री करने के बाद उनके पास बहुत ऑफर थे, जो उन्होंने स्वयं मुझे बताए थे, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर रिजेक्ट करे। उन्होंने पता है क्या करा, कोचिंग सेंटर शुरू करा। मेरे होम टाउन की बात कर रहा हूं मैं, जहां से मैंने स्कूल करा है। तो हम दिल्ली आए थे, वो कानपुर गए थे। तो उन्होंने जॉब ना लेके कोचिंग सेंटर शुरू करा। अब एक अच्छा बच्चा अगर स्कूल में है या कॉलेज में है,
तो टीचरों का व्यवहार कुछ ज्यादा ही दोस्ताना होता है। मतलब इससे बिल्कुल पहले बच्चा आए पूछने की मैडम मेरे को और सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, सर खुद बोलते थे बेटा बता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल सारे बिल्कुल स्कूल में होता है, आज भी होता है, हमारे साथ भी उस हुआ, दौर में था, उसके साथ आज भी भी हुआ, है, आप लोगों बिल्कुल के साथ भी हुआ होगा, बिल्कुल। मेरी पत्नी के स्कूल में भी होता है। इन साहबजादे ने उसका उठाया फायदा, हम्म क्योंकि पहले तो केवल 5 आईआईटी थे, आज की तरह भीड़ नहीं थी। आरईसी को कन्वर्ट करके आईआईटी नहीं बनाया हुआ था। आईआईटी मतलब 5 आईआईटी होते थे, खड़गपुर, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर। हम्म इन्होंने पेपर जो सेट हुआ वो लीक लिया और अपने कोचिंग सेंटर में दिया। 1-2 साल चला, इन्होंने करोड़ों छापे। उसके बाद पता नहीं कहां से क्या खबर मिली, ये अरेस्ट हो गए, 3 साल जेल में रहे। आज अगर पूछे तो मुझे नहीं पता कहाँ है। हमारे पूरा जो स्कूल का ग्रुप है, हम नहीं जानते कि ये बंदा कहाँ पर है। ठीक है, तो कुंजी हो गई, ये भाई साहब हो गए जब पहले कोचिंग का जमाना शुरू हुआ था तब का हो गया, और आज का हो गया। तो ये डीएनए प्रॉब्लम है। तो धर्मेंद्र प्रधान हो गया, अब नरेंद्र मोदी। आप समझो अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। तो वही कहावत की पंचायत लगी है जुगनुओं की कि सूरज को कैसे हटाया जाए। क्यों सूरज को हटाया जाए? नीट की वजह से नहीं। नीट लीक होने के बाद तो कर्नाटक और पंजाब दोनों जगह लीक हुआ, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के समय में कम से कम 150 पेपर लीक हुए, कोई बात नहीं, क्योंकि नेता और लीक करने वाले एक ही होते थे। ये पैसे कमाने का धंधा है। कारण ये है, जो नरेंद्र मोदी सेशल्स गए, जो नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, यूरेनियम की डील करी, इंडोनेशिया के साथ डील करी, उनका पोर्ट लिया। नरेंद्र मोदी ने किसको सर्कल करा? चाइना को। चाइना चाहेगा ये अनकंफर्टेबल पोजीशन, जिस आपको याद होगा गलवान हुआ था, और तब भी मैंने वीडियो में बताया था कि गलवान कोई युद्ध नहीं था। गलवान ये था कि भारत का रक्षा बजट को समुद्र से हटा के आर्मी की तरफ कैसे डाला जाए, और एज एन एक्सपेंस, एसेट एलोकेशन नहीं, एज एन एक्सपेंस। तो आपने गलवान करा ताकि नेवी का बजट कट गया और नेवी नहीं ग्रो कर पाई जो चाइना चाहता था। अब आपने इनसर्कल करना शुरू करा है। फिर आपने यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं करी जो यूएस के टर्म पे है, क्योंकि यूएस चाहता था फार्मर और डेयरी, एग्रीकल्चर और डेयरी, और नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया हम कुछ भी बात कर लेंगे लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी पे बात नहीं करेंगे। वो नॉन निगोशिएबल है। भारत का किसान और भारत की डेयरी को हम नहीं छुएंगे, वो भारत के हाथ में रहेगी। ठीक है, तो उधर फिर आप बन गए आर्म्स एक्सपोर्टर, जहां आप हर वक्त चाइना से तो नहीं लिए अभी, लेकिन अमेरिका से हथियार वगैरह लेते थे, आप बन गए एक्सपोर्टर। फिर अमेरिका के धमकी देने के बाद भी आप ज्यादा से ज्यादा तेल कहां से उठा रहे हैं? रशिया से। अब तो ये हालत ये है कि यूक्रेन के अटैक के बाद भारत रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल वापस दे रहा है, बेच रहा है रशिया को। तो जियो पॉलिटिक्स आम, फार्मा और ऑयल पे चलती है। तो आपने अमेरिका को भी ठोका हुआ है, आपने यूरोप को भी ठोका हुआ है, आपने चाइना को भी ठोका हुआ है, और अपने टर्म्स में बात कर रहे हो। तो नरेंद्र मोदी सबकी आंखों में कड़केगा या नहीं? बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और, तीन छोटी छोटी चीजें बताऊं जो पिछले 3-4 दिनों में हुई हैं और वो बड़े संकेत देती हैं। चलिए साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील इन सो कॉल्ड छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, होता है, चलिए। उसमें खालिस्तानी आ गए, ये भी होता है, चलिए।
मजहबी तो पहले से ही हैं, क्योंकि एक ऑटो वाले का वीडियो इतना वायरल और तमाम लोग वो देख भी रहे हैं कि आपके जो शाहीन बाग का एरिया है, जमुना पार्क के जितना भी एरिया है, वहां से भर भर के आ रहे हैं। यानी हरा रंग तो वहां पहले ही मौजूद है। पादरियों का, चर्च के फादर्स का एक निकलना समर्थन में, और दूसरा जिसने मुझे कहा कि कल एक्टिवेट हो गए जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, वो बैठ के उनको वक्फ याद आ गया और उनको बुलडोजर याद आ गया। ये एफसीआरए और इसका कोई सीन है? क्योंकि जकात भी आता है और कन्वर्जन के लिए भर भर के पैसे भी आते हैं। मैं वहीं आ रहा था। अब तो अभी धर्मेंद्र प्रधान से आप शुरू हुए, प्रधानमंत्री पे आ गए, अभी आप अमित शाह पे आओगे। ओके। अमित शाह पे इसलिए आओगे क्योंकि एफसीआरए को रोक रहे हैं। अब ये जो एफसीआरए मैकेनिज्म थी विदेश से चंदा लेने की, तो आप चंदा लेते थे, आपको बताने की जरूरत नहीं चंदा कहाँ से आया, क्यों आया। भाई मेरे पास 100 रुपये आया, मैं जहाँ चाहे खर्च करूं। लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ खर्च हो। कोई नहीं रोक रहा। आप हॉस्पिटल की हेल्प करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हेल्प कीजिए। आप ऑर्फनेज की हेल्प करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी। भाई एनजीओ में मेरी भी है, लेकिन मेरा एक एक पैसा डॉक्यूमेंटेड है कि कहाँ गया। एक एक रुपए मेरा डॉक्यूमेंटेड है। और मैं तो खुला चैलेंज देता हूं किसी को भी, आके मेरा सारा स्टेटमेंट ऑडिट करो बैंक का। अगर तुम्हें 1 रुपए की चाय भी मिल जाए तो जितना पैसा वो चाय का है ना, उससे 1 लाख गुना पैसा मैं तुम्हें दूंगा गिफ्ट। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो उतने पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। फ्री लंच थोड़ी ना है। तो कहने का अर्थ ये एफसीआरए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब कांग्रेस के पास पैसा कहां से आता है, लेफ्ट के पास पैसा कहां से आता है, ये जो 5 स्टार एनजीओ बने बैठे इनके पास पैसा कहां से आता है, इंदिरा जयसिंह है एडवोकेट, उसके पास पैसा कहां से आता है, ये याकूब मेमन की जो परेड वो पटिशन करती थी, ये सारा पैसा कहां से आता है, ये जिहादियों को सपोर्ट करने का पैसा कहां से आता है। अब वो पैसा बताना पड़ेगा। सोरोस पैसा जो भेजता था, अब वो पैसा बताना पड़ेगा। और ये चाहे जितने भी तिलचट्टे स्टेज पे बैठे हैं, ये सब सोरोस कनेक्शन है। क्योंकि आप खुद अंदाज लगाइए क्या चल रहा है वहां। डोसा, छोले भटूरे, कचौड़ी, जलेबी, समोसे, ऐसे कोई प्रदर्शन होता है? ऐसे क्या आप बच्चों का प्रदर्शन कर रहे हो? और पहले लोग आते थे, खाने आते थे, भाई मुफ्त का मिल रहा है। पुलिस ने खाना बंद कर दिया, सारे भाग गए। जोमेटो से फूड डिलीवरी हो रही है, ऑर्डर कहां है? कतर, दुबई। और ऑर्डर पे लिखा है जो सामने मिले उसको दे देना। तो ये जो पैसा आता था, एफसीआरए इज सबसे बड़ा। तो देखिए, कहने का अर्थ ये है कि मुद्दा एक नहीं है। जैसे सारे सब लोग बोल रहे हैं ना कि एफसीआरए ही मुद्दा है, नहीं। एफसीआरए बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन एफसीआरए के साथ कोचिंग माफिया की इनकम है, एफसीआरए के साथ निकम्मे बच्चों को आगे पहुंचाने की जद्दोजहद है। एफसीआरए के अलावा नरेंद्र मोदी जिस तरह से चाइना को इनसर्कल कर रहे हैं, विदेश में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। कांग्रेस गर्त में गिरती चली जा रही है, वो प्रॉब्लम है। अब आपने देखा होगा वो राहुल गांधी का जंजीबार का कुछ फोटो लीक हुए थे और वीडियो लीक हुए थे कि वो अपने कुछ शायद परिवार के साथ छुट्टी मना रहे हैं। वो 1 दिन का है वीडियो, 19 दिन कहाँ थे। और वो एक्चुअली मेरे ही चैनल से सबसे पहले लीक हुआ था, क्योंकि हमारे एक मित्र ने भेजा था जो विदेश। अब हमारे भी दुनिया भर में काम कर रहा है, तो दुनिया भर में कनेक्शंस तो हमारे भी हैं ना। 19 दिन वो जर्मनी, लंदन और टर्की में थे। क्या कर रहे थे? तो जो आपने बोला पादरियों का मूवमेंट, वो पादरियों का मूवमेंट एफसीआरए के लिए था। अब आपको और थोड़ा सा समझा देता हूं दर्शकों को। अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आता है, कहां लैंड करता है? कलकत्ता में।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कोई भी विदेशी मेहमान जब आता है भाई, पहले वो अगर हेड ऑफ स्टेट है तो दिल्ली में लैंड करता है, या अगर कोई और ऑफिसर है दिल्ली में लैंड करता है, अपने काउंटर पार्ट से मिलता है, मीटिंग करता है। उसके बाद अगर उसका बिजनेस डेलीगेशन है, बिजनेस मीटिंग करनी है तो दिल्ली में करेगा, मद्रास में करेगा, बॉम्बे में करेगा, अहमदाबाद में करेगा। कलकत्ता में काहे के लिए गए भाई? नहीं, क्योंकि आर्थिक राजधानी होने की वजह से क्योंकि कुछ एक लोगों ने पहले मुंबई भी विजिट किया है। अभी ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट आए थे तो उन्होंने, लेकिन मैं वो वही बता रहा कमर्शियल, तो इसलिए हमारी हूँ, आर्थिक राजधानी है। आउट ऑफ द वे आप कलकत्ता गए। यस, कलकत्ता में आप किससे मिले? मिशनरीज। मिशनरी से मिले। वो मिशनरी चलती कैसे? FCRA पे। हाँ, वो FCRA से जो फंड आता है, वो मिशनरी का काम क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन में किसका इंटरेस्ट है? अमेरिका। भाई यही कलकत्ता है ना जहां हजारों मानव कंकाल बच्चों कंकाल के, मिले। बूढ़ों के अमेरिका पहुंचे थे। यहाँ से किसके कंकाल थे वो, और और कहां एक से चीज तो आए? और भी है ना गौरव जी, ये अगर आप कलकत्ता को ले लीजिए, वो तो बेस कैंप हुआ ना पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, इंक्लूडिंग मणिपुर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब वो बेस कैंप नॉर्थ ईस्ट के लिए हुआ, आपने सही शब्द इस्तेमाल करा, कलकत्ता बेस कैंप है। आज भी जो भी फोर्सेस नॉर्थ ईस्ट में हैं, CAPF की या आर्मी की, उनका बेस कैंप कलकत्ता ही होता है। डायरेक्टर जनरल लेवल ऑफिसर कलकत्ता में बैठते हैं। तो मणिपुर और नागालैंड में क्या हो रहा है? आप वहां यस। नकेल कस रहे हो। आप जो नागालैंड, मणिपुर और असम का ट्राइस जंक्शन एरिया, जो उसे ट्राई जंक्शन एरिया बोलते हैं, लोग गूगल मैप खोल के देख लें, वो ट्रांजिट पॉइंट है ड्रग्स का। और मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था, जो 800 करोड़ की 800 टन की जो ड्रग्स दुनिया भर में हर साल उत्पाद होता है, उसमें मणिपुर का रोल 150 टन का है। कौन गया था कंबोडिया यस। घूमने? तो वही मैं बोल रहा हूं, ये जो पूरा गेम हो रहा है प्रोटेस्ट का, ये इसका नीड से कोई लेना देना है ही नहीं अब। राइट। इसका चाइना से है, इसका ड्रग्स से है, इसका हथियार से है, इसका ऑयल किससे ले रहे उससे, इसका जो ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका और इंडिया के बीच होने वाली बातचीत ही हो रही है, हुआ तो नहीं है, कि उसमें अमेरिका बोल रहा है एग्रीकल्चर और फार्मिंग को ओपन करो, मोदी ने बोल दिया ये तो हम करेंगे नहीं जब तक हम जिंदा है। तो इसलिए ये विदेशी ताकतें लगी हैं। इन विदेशी ताकतें भारत और हम जैसे लोगों के बीच में कौन खड़ा है? जो दीवार बन के खड़ा है, जिसकी वजह से हम बचे हैं, वो दीवार का नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एग्जैक्टली। पेपर लीक पहले हुए, सारे काम पहले हुए, लेकिन पहले और अब में बस एक ही फर्क है, ये एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया है जिसने ये बोल दिया है मेरे भारत को तुम गलत नहीं देखोगे, भारत बिकाऊ नहीं है। तो अवनीश भाई, दर्शकों से भी मैं कहता हूं, देखिए रीलें देखना अच्छी, मुझे नहीं पता अच्छी बात है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं रील नहीं देखता, कभी कभी मैं देखता हूं, लेकिन मैं मोटिवेशनल देखता हूं, मैं बारिश के मौसम की देखता हूं, मैं अच्छे स्लो सॉन्ग्स की देख लेता हूं, ठीक है, उस पे देख ले। मेरे को ये आधे कपड़ों में बच्चियां नहीं देखनी है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी का, जो आप जहां से आपने शुरुआत करी थी कि नरेंद्र मोदी का वीडियो। उससे पहले मैं आपके दर्शकों को एक चीज समझाना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठंडे दिमाग से सोचें। रामायण भगवान श्री राम और महाभारत भगवान श्री कृष्ण, इनमें किसी ने भी कभी भी दूसरी तरफ के योद्धा को मिले हुए वरदान को चैलेंज करा? नेवर। नेवर।
इन्होंने हमेशा उस व्यक्ति द्वारा यूज करे हुए उसी वरदान का इस्तेमाल करके उसको खत्म करा। तो ये जितना तिलचट्टा है, इसका हथियार क्या था? सोशल मीडिया। इसका हथियार था इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम का एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम, क्योंकि ये इंस्टाग्राम, रील, राइट। मैंने इसीलिए शब्द इस्तेमाल करा रील, क्योंकि ये रील जनरेशन है। इसको जेंजी मत बोलो। जो जेंजी है वो पढ़ रहा है घर में, उसने क्रैक करे एग्जाम, वो अपना फ्यूचर बना रहा है, वो कुछ स्किल सीख रहा है। ये जितने हैं ये रील जनरेशन है, ये जेंजी जनरेशन नहीं है। तो आपने इंस्टा को हथियार बना के इन रील जनरेशन को उकसाया कि वो प्रदर्शन करें, और इनका नीट तो छोड़ दीजिए, इनका यूपीएससी, आईआईटी, जेईई किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। जो नीट का प्रदर्शन करने आया है, लड़कियां, बच्चे, उनको ये नहीं पता नीट का फुल फॉर्म क्या है। अरे चलो वो टफ है। एनएटी का फुल फॉर्म, एनटीए का फुल फॉर्म क्या है, वो भी चलो छोड़ दो, टफ है। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है वो भी नहीं पता। 12वीं तो करी होगी भाई। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले, जो मैंने पहले बात बोली थी, धर्म की स्थापना तब तक नहीं हो सकती है जब तक अधर्म पूरे रूप से दिख ना जाए, एक्सपोज ना हो जाए। बिल्कुल सर। क्योंकि भगवान श्री राम ने धर्म की व्याख्या करी थी, श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करी, और चाणक्य ने धर्म संगत होते हुए राष्ट्र का निर्माण करा। राइट। ठीक। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने करा, कुछ लोग नाराज हो गए कि मैं मोदी को भगवान श्री कृष्ण बोल रहा हूं। मूर्खों को दिमाग नहीं होता, मूर्खों के अंदर दिमाग होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को मरने दिया, उसकी हत्या होने दी, क्योंकि अगर महाभारत में नियम ना तोड़े जाते तो महाभारत कोई पक्ष नहीं जीत सकता था। महाभारत, कुरुक्षेत्र युद्ध कोई पक्ष नहीं जीत सकता था। नियम कोई टूटने जरूरी थे। नियम हमेशा विरोधी से तोड़वाओ। तो आपने 20 दिन कुछ नहीं होने दिया। 20 दिन बाद आप सब देखते रहे, सब मॉनिटर करते रहे, सब नोटिस करते रहे। मूर्ख नहीं है, रेबैन के और एक इंडियन कंपनी भी है, उसके जो ग्लासेस हैं वो लगा के सारे लोग कैप्चर करे गए। 250 लोगों पे एफआईआर, फेशियल रिकॉग्निशन ऑलरेडी। और केवल दिल्ली नहीं, अभी पटना में देखिए जो हुआ, वहां भी फेशियल रिकॉग्निशन, हर जगह तैयारी। अभी सब जगह बुलडोजर चलेंगे, ठीक है ना। जितने बुलडोजर चलते हैं ये सब जगह, क्योंकि ये जो रील जनरेशन है इसको ये नहीं पता कि बकवास कैमरे पे करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। क्या यहां पर एक चीज और साबित होती है कि हमारे देश में पेरेंटिंग कितनी फेल हो चुकी है। एग्जैक्टली सर, इस पर तो बड़ी विस्तार से बात करने की आवश्यकता है। मैंने शुरू में कहा ना कि समाज का रोल आता है, कि ये भाषा है, ये चरित्र है। और बहुत सारे लोग मकैले एजुकेशन को इसका जिम्मेदार मांगते हैं। मेरा उन महान हस्तियों से एक ही निवेदन है, मैं, अवनीश भाई, हमारे बच्चे जो कि जेनजी हैं वो भी तो मकैले एजुकेशन के हैं, राइट। पर घर में एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था से हमारे बच्चे आगे बढ़ के गए। तो नरेंद्र मोदी ने क्या करा, जिस हथियार से उन्होंने लोगों को उकसाया उसी हथियार को यूज करा। अब यहाँ क्रोनोलॉजी, यहाँ थोड़ा टेक्निक समझिए। भारत का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री, अगर रात को सोता है तो आपको लगता है उसके घर कमरे के बाहर कोई नहीं होगा? सिक्योरिटी होती है, ऐसा कैसे? ठीक है ना। उन्हें रात को कोई पर्सनल असिस्टेंस चाहिए हो, काम चाहिए हो। ठीक है, तो आपने मान लिया उनके आसपास लोग होंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी को अगर वीडियो बनाने का शौक चढ़ा तो वो उनका जो मीडिया स्टाफ भी होता होगा, भाई रात को कोई कॉल हो गई, बात हो गई, लाइव था, तो वो किसी को बोल सकते थे भाई कैमरा पकड़ो, मेरे को एक अपने बच्चों को एक मैसेज देना है। अगर कैमरा स्ट्रेट पकड़ा जैसे आपका और हमारा है
तो एक तरह से फॉर्मल कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं वन वे, क्योंकि ये तो टू वे है, वो वन वे है, तो फॉर्मल कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जेनजी का हथियार इस्तेमाल करा, फोन को टिल्ट करके रखा, क्योंकि जितना ये रील जनरेशन है ये टिल्टेड फोन पे ही वीडियो बनाती है। फिर आपने शब्द इस्तेमाल करा फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए सुना है दोनों। थैंक्स नरेंद्र मोदी क्या फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी क्या यूज करते हैं? मित्रों, भाइयों और बहनों, लेकिन उन्होंने फ्रेंड्स यूज करा। तो लैंग्वेज टोन जेनजी, यस, कैमरा एंगल जेनजी, इतना छोटा वीडियो कि वो इंस्टाग्राम पे और जगह पोस्ट हो जाए, अपलोड हो जाए। रिजल्ट क्या हुआ? 24 घंटे में 303 मिलियन, अब तो 310 मिलियन लाइक्स और मतलब व्यूज हो चुके हैं। तो जिस इंस्टा की बदौलत आप 22 मिलियन अपने फॉलोअर लेके भारत में दंगे करने आए थे, जहां आपको 100 लोग भी 20 दिन ना मिले 22 मिलियन होने के बाद, वहां नरेंद्र मोदी के 102 मिलियन फॉलोअर होने के बाद 310 मिलियन लाइक व्यूज हैं। बिल्कुल। और विश्व उस के दिन कारण रात सर। को उस दिन रात को जैसे ही मेरे पास वीडियो आया मेरी टीम से कि सर ये देखिए, मैंने कहा खत्म हो गया। 100 सुनार की एक जवाब। मुझे मेरी बेटी ने भेजा बेंगलोर से, और उसने उसका एक लाइन मैं सिर्फ रख रहा हूं, जो हम लोग अभी आप इतनी देर से बता रहे हैं कि उन्हीं की स्टाइल में। उसने कहा, यार ये आदमी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, मोदी यहाँ आके बोल गए अब तो खत्म इनका ड्रामा, ये कहा बस। उसने। तो इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंसर दुनिया में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सारे रिकॉर्ड सोशल मीडिया के तोड़ चुके हैं। जी, जो लोग बोलते थे बैन कर दो, नरेंद्र मोदी ने बता दिया बैन करना किसी चीज का सलूशन नहीं होता है। उस नहीं। हथियार को इस्तेमाल करो उसके खिलाफ, उसी के हथियार को इस्तेमाल करो उसके खिलाफ। और यही नीति होती है, यही कृष्ण नीति है कि कृष्ण नीति में महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उसी का हथियार उसी के खिलाफ यूज करा, चाहे वो घटोत्कच का वध हो, चाहे भीष्म की प्रतिज्ञा हो, चाहे द्रोण का वध हो, उन्हीं के हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करा। बिल्कुल सर। तो ये बिल्कुल पूरा जो एपिसोड चल रहा है और चला है, इससे बहुत कुछ सीखने की बात है। यही मैं अपने मैनेजमेंट क्लासेस में समझाता हूँ। दुनिया भर में इतने बड़े बड़े नामी कॉलेज हैं जहाँ आप साल 2 साल निकाल के आते हो लीडरशिप पढ़ने में। 2 दिन मेरे पास आ जाओ, 2 दिन। अरे यार बिल्कुल। ऐसे करने से गुब्बारे उड़ते हैं क्या? हाँ, पुराने जमाने के लोग हैं। होते। तो बिल्कुल साहब। 2 दिन हमारे पास आप आ जाओ, हम आपको बताते हैं लीडरशिप होती क्या। बिल्कुल साहब। रामायण दर्शकों, महाभारत टोटल अर्थशास्त्र। बिल्कुल दर्शकों, मुझे लगता है कि अब मुझे इस वीडियो के अंत में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। यह एक संदर्भ ग्रंथ हो सकता है जो कुछ भी अभी चल रहा है। गौरव जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। और हाँ, पेरेंटिंग पर एक विशेष वीडियो ड्यू है गौरव जी के साथ, हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। तो इसे समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री राम। हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।